हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पॉलिटिक्स का स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस का। पहला चैप्टर आपका है संविधान क्यों और कैसे, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक है, रीज़न क्या है उस चीज़ के पीछे कि जिसकी वजह से हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ा और कैसे। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, एग्जैक्टली होता क्या है, और जितनी सारी हमने संस्थाओं के बारे में, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह के बारे में जितना भी स्टडी किया है, वो संस्थाएं किस आधार पर काम करती हैं, कैसे काम करती हैं। ठीक है, उनका जो बेस है मतलब वो क्या है। ठीक है, एक रिटन जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ से हम ये सारी चीज़ें देखेंगे कि किस तरीके से हमारा संविधान बना, क्या क्या उसके पॉइंट्स हैं। यह पुस्तक संविधान की कार्यप्रणाली पर लिखी गई है। ठीक है, किस तरीके से संविधान काम करता है, इस पूरी पुस्तक में आप सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही स्टडी करेंगे। आगे के अध्यायों में आप संविधान की कार्यप्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश की सरकार की विभिन्न संस्थाओं और उनके आपसी संबंधों के बारे में आपको ज्ञान होगा। ठीक है, लेकिन इसके पहले आप चुनाव, सरकार, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ें। ये कहते हैं कि जब आप जो पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स के अंदर आप जब चुनाव, इलेक्शन से रिलेटेड, सरकार के बारे में, प्रेसिडेंट हैं हमारे, प्राइम मिनिस्टर, इनके बारे में कुछ भी पढ़ें, उससे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार के पूरे ढांचे और सरकार के संस्थाओं को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न सिद्धांतों की उत्पत्ति भारत के संविधान से हुई है। ठीक है, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी मतलब कहाँ से इनकी उत्पत्ति हुई है, संविधान से ही इनकी उत्पत्ति हुई है। इस अध्याय के अध्ययन से आपको निम्न बातों का ज्ञान हो जाएगा। संविधान किसे कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान समाज को क्या देता है। ठीक है, मतलब समाज के लिए संविधान क्यों जरूरी है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है। ठीक है, जैसे आपने जनरली 9th-10th में भी जब भी आपने सिविक्स पढ़ी है तो वहाँ भी आपने देखा होगा कि जो मतलब शेयरिंग ऑफ पावर है वहाँ पर। ठीक है, मतलब इंडिया की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पे एक स्टेट गवर्नमेंट होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, एक राज्य की सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है। दोनों के अलग अलग विषय होते हैं। ठीक है, तो जो उनके अलग अलग विषय हैं, जो उनके पावर्स को डिवाइड किया गया है, वो कैसे किया गया है संविधान में, भारत का संविधान कैसे बनाया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन भारत का कैसे बना था, ये सारा सब कुछ आप इस चैप्टर में जब स्टडी कर लेंगे तो आपके पास इन सभी क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ठीक है, अब देखिए शुरुआत करते हैं। हमें संविधान की क्या आवश्यकता है, संविधान क्या है, इसके कार्य क्या हैं, समाज के लिए इसकी भूमिका क्या है। ठीक है, संविधान क्या है, इसके फंक्शंस, ये क्या काम करता है, समाज के लिए इसकी भूमिका मतलब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे दैनिक जीवन से संविधान का क्या संबंध है, जो हमारी डेली लाइफ चल रही है। तो ये जो एक रिटन स्टेटमेंट जो ये लिखा हुआ है, इसकी हमें क्या ज़रूरत है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने ही कठिन हैं जितना आप सोचते हैं। ठीक है, कहता है संविधान तालमेल बढ़ाता है और भरोसा दिलाता है। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के, इन्होंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है कि संविधान का जो काम है वो क्या है, तालमेल बढ़ाना और एक दूसरे को भरोसा दिलाना। ठीक है, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। कल्पना करें कि आप एक बड़े समूह के सदस्य हैं। यह भी कल्पना करें कि उस समूह की कुछ विशेषताएँ हैं, मसलन उस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक निष्ठाएं हैं, उनमें से कुछ हिंदू हैं, कुछ मुसलमान हैं, कुछ ईसाई हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं। वे और आधारों पर भी भिन्न हैं, वे अलग अलग व्यवसाय करते हैं, उनकी भिन्न योग्यताएं हैं, अलग अलग शौक़ हैं, सिनेमा से लेकर किताबों तक उनकी पसंद अलग अलग है, उनमें कुछ तो धनी हैं, कुछ गरीब हैं। ठीक है, ये आपको एक सोसाइटी के बारे में बात करने को कह रहा है जिसमें अलग अलग रिलीजन, अलग अलग थॉट, ठीक है, चॉइसेस, इंटरेस्ट, मतलब उनका जो शौक़, सब कुछ उनका डिफरेंट है एक दूसरे से। कुछ उनमें से अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ लोग बूढ़े हैं तो कुछ जवान हैं। कल्पना करें कि ऐसे समूह के
सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर विवाद है, जैसे किसी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जब वहाँ पे इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो उस सिचुएशन में ये कहता है कि बहुत सारे मतलब फैक्ट्स हो सकते हैं जिनकी वजह से उनमें आपस में झगड़े हो सकते हैं, विवाद हो सकते हैं। जैसे कि मतलब एक बात की सोचने की है कि किसी भी व्यक्ति के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है या माता पिता को इसका निर्णय लेने देना चाहिए। ठीक है, मतलब क्या माता पिता पे ऐसा डिपेंड करता है कि वो अपने बच्चे को स्कूल भेजें या ना भेजें, उनकी चॉइस होनी चाहिए। इस समूह को अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह इसे बहुत सारे पार्क बनवाने चाहिए। ठीक है, क्या इस समूह को अपने ही कुछ सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव करने देना चाहिए। भिन्न भिन्न लोग इनमें से प्रत्येक प्रश्न का अलग अलग उत्तर देंगे, लेकिन अपनी भिन्नताओं के बावजूद भी इस समूह को एक साथ रहना है। देखिए इतनी सारी डाइवर्सिटी है, रिलीजन अलग हैं। ठीक है, उसके बाद मतलब यदि मैं बात करूँ उनका इंटरेस्ट अलग है। ठीक है, कुछ अमीर हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ जवान हैं, ये सभी की सभी डाइवर्सिटी हैं, सभी की सभी भिन्नताएं हैं। उसके बावजूद मतलब वहाँ पर क्या है, उन लोगों को इकट्ठा रहना है। ठीक है, फिर ये कहता है सदस्य अनेक रूपों में एक दूसरे पर आश्रित होते हैं, उन एक दूसरे के सहयोग की ज़रूरत होती है। इस समूह को शांतिपूर्वक एक साथ रहने के लिए क्या करना चाहिए कि इनके बीच में जो झगड़े हैं, ठीक है, वो भी सोल्व हो जाएं बिना किसी प्रॉब्लम के, और ये साथ भी एक इनका जो साथ है वो भी एक दूसरे के साथ बना रहे। ठीक है, तो ये किस तरीके से पॉसिबल है, कहता है लेकिन इस समूह के लोग एक साथ रह सकते हैं यदि वे कुछ बुनियादी नियमों के साथ सहमत हो जाएं। ये कहता है वो लोगों का साथ रहना पॉसिबल है यदि उनके कुछ रूल रेगुलेशन बन जाएं। ठीक है, और सभी उस रूल रेगुलेशन के लिए एग्री हो जाएं। इस समूह को ऐसे नियम क्यों चाहिए, कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों के अभाव में क्या होगा। ठीक है, यदि ये रूल रेगुलेशन ना बनाएं और ये नहीं हो तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, प्रत्येक सदस्य अपने आप को असुरक्षित महसूस करेगा। ठीक है, क्योंकि उसे यह मालूम नहीं होगा कि समूह के सदस्य एक दूसरे के साथ कैसा बर्ताव करेंगे और किस चीज़ पर अधिकार है। किसी भी समूह को सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती है। ठीक है, कहते हैं जिस समूह के सभी सदस्य जानते हों ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए। यदि नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक भी नियमों का पालन करें तो उनके पास भी उन नियमों को पालन करने का कोई आधार नहीं होगा। लेकिन जब यह कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा ना करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा। ठीक है, कहता है संविधान का जो पहला काम है वो क्या है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय, आपस में कोऑर्डिनेशन बना रहे और विश्वास बना रहे। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि जो हमारा संविधान है उसके अंदर नियम लिखे होते हैं। ठीक है, वो जो नियम होते हैं, जो हमारी कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है हमारे, ठीक है, वो उनको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर एक सोसाइटी का इन्होंने एग्जाम्पल बताया, समाज का एक एग्जाम्पल बताया कि उस सोसाइटी के अंदर इतनी सारी डाइवर्सिटी है। ठीक है, और वो इतनी सारी डाइवर्सिटी है और उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं, झगड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, जो वो उनके बीच में झगड़े हो जाएंगे तो वो कैसे रिजोल्व होंगे, कैसे वो एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक ढंग से रहेंगे, कैसे उनकी गरिमा मान मर्यादा बनी रहेगी, कैसे वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। ठीक है, वो सुरक्षित तब महसूस कर सकते हैं जब कोई बुनियादी रूल रेगुलेशन, कुछ नियम बनाए जाएं और सभी उस चीज़ के लिए सहमत हो जाए कि हम इन रूल रेगुलेशंस का पालन करेंगे। ठीक है, और इन रूल रेगुलेशन का वो पालन करेंगे तो उनके लिए एक संस्था का निर्माण किया गया जिसे न्यायालय कहा गया,
ठीक है। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करेगा उसे दंड दिया जाएगा, ठीक है। इससे और भी ज़्यादा लोगों को क्या हो गई, सिक्योरिटी हो गई, ज़्यादा ट्रस्ट हो गया, ठीक है, विश्वास हो गया, और इसलिए वो उन चीज़ों के लिए एग्री हो गए। इस तरीके से मतलब क्या हुआ कि जो हमारा समाज है जिसमें इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, इतनी सारी विभिन्नताओं के बावजूद भी उनमें जो समन्वय है, कोऑर्डिनेशन बना रहेगा, और वो ट्रस्ट भी कर सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं। क्लियर टू यू? अब आपको पता चल गया होगा कि किसी भी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है। कॉन्स्टिट्यूशन है क्या? एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूशन होता ही यही है कि उस समाज से, उस सोसाइटी से रिलेटेड उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं और उसी का हमें पालन करना होता है, ठीक है। तभी हमारा जो सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन एंड ट्रस्ट बना रहेगा। क्लियर? अब देखिए उसके बाद निर्णय निर्माण शक्ति की विशेषताएं। कहते हैं संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह है जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन होता है, ठीक है। ये कहता है कि मतलब इसके अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, एक प्रिंसिपल का पूरा ग्रुप है जिसके अंदर किस तरीके से एक स्टेट की फॉर्मेशन होती है, किस तरीके से एक राज्य का निर्माण होगा और वहाँ पर कैसे शासन होगा। लेकिन ये बुनियादी नियम क्या हों, ये नियम क्या होने चाहिए और ऐसी कौन सी बात है जो उन्हें बुनियादी बना सकती है। पर हाँ, सबसे पहले आपको तय करना होगा कि जिन नियम के आधार पर समाज का शासन होता है उन्हें बनाएगा कौन, ठीक है। देखिए हमने ये चीज़ क्लियर की है कि एक सोसाइटी के लिए कुछ नियम होने चाहिए, ठीक है, लेकिन उन नियम को बनाएगा कौन, वो बुनियादी नियम कौन होंगे। आपको क्या नियम बनाने की इच्छा है लेकिन दूसरे लोग कै नियम बनाना चाहते हैं। इन्हें एक एग्जाम्पल लिया है कि किसी एक नियम का नाम कै रख दिया गया, ठीक है। कुछ लोग, आपने डिसाइड किया कि कै नियम होना चाहिए, लेकिन जो दूसरे लोग थे वो चाहते थे कि कै नियम बने। फिर कहता है, फिर यह कैसे तय किया जा सकता है कि किसकी इच्छा वाले नियमों से हम पर शासन हो, ठीक है। जिन नियमों के अंतर्गत आप सभी को रखना चाहते हैं वो आपको सर्वश्रेष्ठ लग सकते हैं, लेकिन दूसरे लोगों को लगता है कि उन्हें उनके द्वारा सुझाए गए नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। देखिए जो आपने नियम बताए आपको वो सर्वश्रेष्ठ लगेंगे, जो दूसरे लोगों ने बताए वो उनको लगेगा कि उनके लिए वो नियम सर्वश्रेष्ठ हैं। इस विवाद को कैसे सुलझाया जा सकता है, ठीक है। अतः यदि निर्णय करने से पहले कि हमारे समूह को किन नियमों से शासित होना है, हमें वास्तव में यह तय करना पड़ेगा कि उन नियमों को बनाएगा कौन, ठीक है। इनका डिसीजन कौन लेगा। नियम हम बना सकते हैं बट उन नियम को बनाएगा कौन। यदि मान लो एक 2 पार्ट्स में यदि सोसाइटी को डिवाइड कर दिया जाए तो दोनों के थॉट अलग अलग हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले को लगेगा कि जो वो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं वो बेटर है, सेकंड वाले को लगेगा कि जो वो रूल रेगुलेशन बना रहे हैं वो बेटर है, ठीक है। तो इन्हें एग्जैक्टली मतलब रूल किसके फॉलो किए जाएंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा कि कौन सा रूल गलत है, कौन सा रूल ठीक है, किस रूल को समाज में अपनाना चाहिए, किस रूल को नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैं, डिफरेंट थॉट हैं, ठीक है। तो ये मतलब कैसे पॉसिबल है, इसको कैसे हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कहते हैं संविधान ही इस प्रश्न का भी उत्तर देता है। वह समाज में शक्ति को मूल वितरण स्पष्ट करता है। संविधान यह तय करता है कि कानून कौन बनाएगा। इस प्रश्न का उत्तर सैद्धांतिक रूप से कई प्रकार से दिया जा सकता है। राजतंत्र में कानून का निर्माण कौन करता है, राजा करता है, ठीक है। फिर कहता है जबकि कुछ संविधान जैसे पुराने सोवियत संघ के संविधान का निर्णय करने का अधिकार केवल एक पार्टी को दिया गया था। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि यदि राजतंत्र है तो राजा जो होगा वो नियम बनाएगा। सोवियत संघ में यदि वहाँ पर एक ही पार्टी थी तो वो वहाँ पर रूल बनाएगी, निर्णय लेगी। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान में निर्णय मोटे तौर पर जनता करती है। जनता क्यों करती है, क्योंकि आपको पता है लोकतांत्रिक मतलब लोगों का तंत्र, लोगों का शासन, ठीक है। जहां वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करते हैं, तो उनको जब रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करने का अधिकार है तो यह निर्णय मोटे तौर पर कौन लेगी, जनता लेगी। लेकिन यह विषय इतना सरल नहीं है। देखिए आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि कौन रूल बनाएगा, डिसीजन कौन लेगा, लोग लेंगे, जनता लेगी। लेकिन यह इतना सरल नहीं है। यदि
यह मान भी लिया जाए कि जनता निर्णय लेती है, तब भी यह अनुत्तरित रह जाता है कि जनता निर्णय कैसे लेती है। पॉपुलेशन तो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, तो वो डिसीजन किस तरीके से लिया जाएगा, या क्या कोई कानून बनाने के लिए सभी लोगों को सहमत होना चाहिए? ऐसा क्या ज़रूरी है कि मतलब जितने भी लोग हैं कानून बनाने के लिए सभी एग्री होने चाहिए? प्राचीन यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों को वोट देना चाहिए, या लोगों को अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के द्वारा अपनी राय को व्यक्त करना चाहिए? ये कहता है कि यूनान की पद्धति के अनुसार क्या प्रत्येक मुद्दे पर सभी लोगों से वोट लेना चाहिए, या ऐसा होना चाहिए कि मतलब हर व्यक्ति से पूछा जाए कि उसकी एडवाइस क्या है, वो क्या चाहता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग क्या गलत है क्या ठीक है। और हर मुद्दे पर क्या हर कानून हर नियम बनाने से पहले एक एक व्यक्ति से पूछना पड़ेगा? लेकिन लोगों को अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से काम करना हो तो फिर उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे हो? और यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आता है कि जो उनके द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि हैं, ठीक है, जिन्हें वो चूज़ करते हैं, यदि उनके द्वारा मतलब हम ये सोचें कि वो डिसीज़न लेंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव बताएंगे कैसे क्या मतलब ये नियम ठीक है गलत है कैसे बनाना है, तो सबसे पहले कि वो कैसे हो और कुल प्रतिनिधि कितने होने चाहिए, ठीक है। कहता है उदाहरण के लिए भारत के संविधान में ये स्पष्ट किया गया कि अधिकतर कानून जो है वो संसद बनाएगी। हमारे यहाँ पे जो मैक्सिमम नियम होते हैं वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं? इंडिया की पार्लियामेंट संसद द्वारा बनाए जाते हैं, और इस संसद का गठन भी एक विशेष प्रकार से किया जाएगा। कहते हैं किसी समाज में कानून कैसे हैं इसे देखने कि पहले उन कानूनों को बनाने का अधिकार रखने वाले को पहचानना होगा। यदि संसद को कानून बनाने का अधिकार है तो पहले उसे यह अधिकार देने वाला कानून कोई होना चाहिए। ये कहता है कि यदि कॉन्स्टिट्यूशन संसद जो पार्लियामेंट है उसे ये राइट है कि वह कानून बनाएगा, तो उसे उससे पहले यह होना चाहिए कि मतलब देने वाला कोई कानून होना चाहिए। यह काम कौन करता है? संविधान करता है। दैट मीन्स संविधान में ये चीज़ रिटर्न होनी चाहिए कि मतलब जो यहाँ पर कानून बनेंगे वो किसके द्वारा बनेंगे? पार्लियामेंट के द्वारा बनेंगे, ठीक है। राजतंत्र में राजा के द्वारा बनेंगे। सोवियत संघ की यदि मैं बात करूँ तो वहाँ पर जो एक सिंगल पार्टी है वो बनाएगी, और इंडिया की यदि मैं बात करूँ तो इंडिया में हमारे यहाँ पे क्या है? पार्लियामेंट्री सिस्टम है, और इस पार्लियामेंट को ही क्या है? राइट्स दे रखे हैं नियम बनाने के लिए, और ये चीज़ संविधान के अंदर रिटर्न है, ठीक है। मतलब एक फिर ये कहता है संविधान वह सत्ता है जो सर्वप्रथम सरकार बनाती है। कहता है संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, निर्णय जो डिसीजन लेने की जो पावर है वो किसके पास होगी। संविधान यह भी तय करता है कि सरकार कैसे निर्मित होगी, किस तरीके से सरकार बनाई जाए। ये सब चीज़ें भी किस में होंगी भाई? संविधान के अंदर ही लिखित होंगे। देखिए आपको क्लियर हो गया है कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है, ठीक है। आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए। किसी भी देश को, किसी भी संस्था को चलाने के लिए, किसी भी समाज को चलाने के लिए, शांतिपूर्वक ढंग से रहने के लिए कुछ नियम कायदे कानूनों की ज़रूरत होती है, ठीक है, और एक दूसरे पर विश्वास की भी ज़रूरत होती है जिनसे उनकी सुरक्षा और गरिमा बनी रहे, मान मर्यादा बनी रहे, ठीक है, और वो एक दूसरे पर ट्रस्ट कर सकें। फिर उसके बाद देखिए सरकार की शक्तियों पर सीमाएं। मान लीजिए कि आपने यह तय कर लिया है कि निर्णय कौन करेगा। अब यह डिसाइड हो चुका है कि डिसीज़न मतलब कौन लेगा, किंतु जब उस सत्ता ने कानून बनाए तब आपको लगा कि वे कानून पूर्णतः अनुचित हैं। उदाहरण के लिए उसने आपको अपने धर्म का पालन करने से रोक दिया, या उसने यह निर्णय लिया कि किसी खास किस्म के रंग वाले वस्त्र नहीं पहने जा सकते, या आप कुछ विशेष गीत गाने को स्वतंत्र नहीं है, या किसी विशेष धर्म या जाति के लोगों को सदैव दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, यह सरकार किसी को भी मनमाने तरीके से गिरफ्तार कर सकती है, या किसी एक रंग वाले लोगों को एक ही कुएं से पानी भरने की इजाज़त दी जाएगी। स्वाभाविक है कि आपको यह कानून अनुचित और अन्यायपूर्ण लगेंगे, ठीक है। यद्यपि ये सभी कानून उस सरकार द्वारा बनाए गए हैं जो एक विशेष प्रक्रिया का पालन करके बनी थी, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे कानूनों को बनाने के पीछे कोई अन्यायपूर्ण बात रही होगी, ठीक है।
ये कहता है सरकार की जो शक्तियों की हैं वो एक सीमाएं हैं, लिमिट्स हैं कुछ, ठीक है। ये कहता है कि मान लो सरकार बन गई है, निर्णय लेने का अधिकार उसे दे दिया गया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो है पार्लियामेंट के थ्रू डिसीजन लेंगे, बट यदि वह कुछ ऐसा बता दे जो आपको पसंद नहीं है, आपको अनुचित लगे कि यह ठीक नहीं है, एग्जाम्पल दिए हैं आपके सामने, ऐसा बोल दिया जाए जैसे आपका हिंदू धर्म है और हिंदू धर्म मना कर दिया जाए कि मतलब आप अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते और इस धर्म पर रोक लगा दी जाए, ये किसी खास किस्म के कलर, मतलब आप इस तरीके के कलर के कपड़े नहीं पहन सकते, ऐसे गीत गाने यहाँ पर नहीं गा सकते, या फिर किसी धर्म या जाति के लोगों को दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी, उन्हें किसी प्रकार की संपत्ति रखने का अधिकार भी नहीं होगा, ठीक है। यदि ऐसा कुछ या फिर कुछ ऐसा कि मनमाने तरीके से मतलब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता है, तो ऐसा मतलब यदि हो गया तो फिर आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में, आपके सामने क्या पॉइंट होंगे, आप क्या कर सकते हैं। कहता है अतः संविधान का तीसरा काम यह है कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानूनों पर कुछ सीमाएं लगाएं, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाएं। ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उसका उल्लंघन नहीं कर सकती है। तीसरा पॉइंट उसने क्या बताया कि सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाएं, ठीक है।